वेलकम बैक टू नीतीश यादव क्लासेस दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बीपीएससी 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली गोइंग टू बी फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। और जो इसका हिंदी मीडियम का था मैंने वो अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई रियली नीड योर सपोर्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एनालाइज द कॉन्फ्लिक्ट एरिया इन द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन। ये जून 2023 में भी रिपीट हुआ, दिसंबर 2023 में भी रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रिस्पेक्टिवली थे ये। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज आते हैं ना वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरेशन, अब इंडिया में कैसा वर्क होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है वो पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा प्रेसिडेंट भी होते हैं, बट वो बाद के एक अदर लेवल पे होते हैं। जो मेजोरिटी वर्क्स होता है ना इंडिया के अंदर, वो स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट ही करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडियन फेडरेशन इन इज डिजाइन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। अब देखिए, जो इंडियन फेडरेशन है ना, संघीय व्यवस्था जिसको कहा जाता है, इसका जो मतलब इसको बनाया इसलिए गया है कि ये ना जो पावर को डिवाइड कर सके सेंट्रल और स्टेट के बीच में। हाउएवर मैनी कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिकॉज ऑफ द वे power is distributed and exercised. One of the major area of conflict is the distribution of power under the seventh schedule. The union list may have subject giving the central more control while the state list is limited. This create an imbalance. तो देखिए, जो इंडियन फेडरेशन होती है मतलब संघीय व्यवस्था, उसको बनाया इसलिए गया कि वो जो पावर है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है ना बहुत ज्यादा अनइवन होता है। स्टेट जो होता है उसके पास कम लिस्ट होते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज्यादा लिस्ट होते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो जो ये लाइन है ना कि गिविंग सेंट्रल मोर कंट्रोल। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या आता है, अपना आर्मी आता है। ठीक है, डिफेंस का सेक्टर जाता है उसके पास पूरी तरीके से, और फॉरेन अफेयर्स जाते हैं, करेंसीज कॉइन एंड करेंसी भी जाता है उसी के पास। ठीक है, जो मेजॉरिटी आप जितनी भी पावरफुल चीजें देखेंगे ना जिनसे अच्छा मतलब कंट्रोल रह सके, वो सब सेंटर को दिए जाते हैं। और जो स्टेट होता है ना, इनके पास पुलिस होती है, एग्रीकल्चर होता है, और विद इन द स्टेट जो भी ट्रेड होता है उसके ऊपर ये पॉलिसीज और लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे ना एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है क्योंकि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ही बताने हैं इंडियन फेडरेशन के वर्किंग के अंदर। अनदर कॉन्फ्लिक्ट एरिया इज द रोल ऑफ गवर्नर। अब देखिए, गवर्नर जो होता है उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट द वर्क्स इन द स्टेट, और वो स्टेट के अंदर वर्क करता है। ऑफन गवर्नर एक्ट अंडर द सेंट्रल इंस्ट्रक्शंस इंस्टेड ऑफ बीइंग न्यूट्रल। अब इसका काम क्या है कि ये ना न्यूट्रल रह के काम करे, ना सेंटर के लिए करे और ना स्टेट के लिए करे। ये ना मतलब एक बैलेंस बना के न्यूट्रलिटी के साथ काम करे। बट इसका ना कई बार देखा गया है कि मिसयूज किया जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, तो अगर उसको कभी किसी प्रेसिडेंट को रिमूव करवाना होता है ना, तो वो ना इनसे ना मतलब अपनी पार्टी जो असेंबली होती है, असेंबली के अंदर ना मेजोरिटी साबित करनी पड़ती है। अगर आप मेजोरिटी साबित नहीं कर पाते ना, तो गवर्नमेंट जो गवर्नर होता है इसके पास राइट होता है कि ना ये किसी दूसरे को बोले जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी हो, वो आके अपनी मतलब दावेदारी साबित करे और वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। डायरेक्टली नहीं हटा सकता, बट अगर मेजॉरिटी प्रूव करने में फेल हो गया तब ये जरूर कर सकता है। गवर्नर के पास ये पावर आती है। पूल टेस्ट बेसिकली ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर ये होता है। ठीक है, कि आपको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी होती है। तो कई बार देखा जाता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव के अंदर आके ना ये ना क्या कहते हैं कि जो स्टेट होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ गलत करता है। तो इससे क्या होता है कि एक्विजिशन होता है। मतलब जो प्रेसिडेंट रूल होता है ना, इसे तो अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, तो इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। चलिए, अगला है फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स also cause frictions। ठीक है, the central collect more of the revenue but state depends on central transfer for their budget। delay or unfair allocation of fund cause dispute। the finance commission is supposed to ensure fair distribution but states sometimes feel their need are ignored। अब देखो, जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं ना ये भी कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो सेंटर होता है ना ये ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करता है। अब इसका रीजन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अनइवन है।
तो जैसे अब फॉरेन अफेयर्स है, आपको भी पता है कि फॉरेन अफेयर से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास, और जो हमारी गवर्नमेंट होती है इसके पास इंटर स्टेट ट्रेडिंग है। एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है? तो स्टेट के अंदर कितना ही व्यापार होता होगा, ठीक है? इंटर स्टेट बोला है ना? स्टेट के अंदर कितना ही व्यापार होता है, तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट रहते हैं सेंटर के ऊपर फंड्स के लिए। अब सेंटर कभी-कभी इन्हें इनकी मतलब जो ज़रूरतें होती है उन्हें नज़रअंदाज कर देता है, ठीक है? और कभी-कभी अनफेयर एलोकेशंस भी करता है वो फंड्स का, मतलब जितने की ज़रूरत होती है उतना नहीं देता। पहले देखते नहीं थे जो केजरीवाल जी कहते थे कि मोदी साहब नहीं दे रहे फंड्स तो कैसे होगा? तो ये बेसिकली वही है। Planning and policies can lead to conflict too. National scheme often do not match the need of local area. For example, central sponsored schemes may not address a state specific problem, making state government feel excluded from decision making. अब देखो प्लानिंग एंड पॉलिसीज होती है ना, अब जो प्लानिंग एंड पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है ना, वो पूरे देश के लिए होती है, किसी एक स्टेट के लिए स्पेसिफिक नहीं होती। तो इससे क्या होता है कि जो स्टेट होता है ना, उसकी नीड्स को नहीं समझ सकते वो, क्योंकि किसी एक स्टेट की नीड कुछ हो और किसी एक स्टेट की नीड कुछ हो। बट इन्हें तो एक न्यूट्रल वे के अंदर स्कीम और पॉलिसीज को लगाना होगा ना, कि जिससे सभी का भला हो सके। तो बेसिकली इससे भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन्हें डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं रखा गया और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो रही। Emergency provisions under Article 352, 356 and 360 give the central power to take over the state function during crisis, but these powers have been misused in the past for political reasons, weakening federal principles. अब बेसिकली जो बाबरी मस्जिद का एक कांड हुआ था ना, उसके बीच में एमपी था और यूपी वगैरह से ना, जो स्टेट था उसको हटा के वहां पे प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया था। अब ये इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट है ना, आर्टिकल 352, 356 एंड 360 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि कोई क्राइसिस लगे ना, या कोई ऐसा सिचुएशन है जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पा रही, तो वहां पे उनके रूल को हटा के और प्रेसिडेंट रूल को लागू करने का। तो ये कभी-कभी मिसयूज़ की जाती है। आपको पता ही होगा कि पॉलिटिकल रीज़न्स की वज़ह से। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स ओवर रिसोर्सेज़ लाइक वाटर, कावेरी और कृष्णा रिवर डिस्प्यूट्स आल्सो हाइलाइट कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फेडरेशन। अब देखो जो कुछ पावर्स होती है ना, वो दोनों के बीच में बँटा होता है। जैसे वाटर रिसोर्सेज़ होते हैं, तो कभी-कभी ऐसे रिसोर्सेज़ को भी लेके इनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है? Despite these conflicts, federalism in India has survived because of the democratic system, independent judiciary, and the growing role of regional party. However, for true cooperative federalism, both center and state must respect each other power, communicate regularly, and avoid using constitutional provisions for political gains. Only then can lead to federation work smoothly, balancing natural unity with state diversity. तो देखो डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट्स तो है फेडरलिज्म के अंदर, संघीय व्यवस्था के अंदर, बट इसके बावजूद भी ना इंडिया के अंदर ये सरवाइव कर जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे लोकतंत्र है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। जुडिशरी के पास आप लोगों को पता होगा काफी ज्यादा पावर होती है। अगर कुछ ऐसा नियम होता है जो लगता है कि गलत सुनाया गया है कोर्ट वगैरह के बावजूद भी, ठीक है, हाई कोर्ट्स वगैरह के बावजूद, तो जुडिशरी उसके अंदर अपना मत रखती है। ठीक है? तो ये डेमोक्रेसी की वजह से ही पॉसिबल है इंडिया के अंदर, और जो रीजनल पार्टीज़ है ना, इसके अंदर वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्योंकि ऑपोज़िशन के अंदर जब बंदा बैठता है ना, तो फिर जो वाद-विवाद होते हैं ना, इन्हीं से तो एक सरकार अच्छी तरीके से चल पाती है, वरना अगर कोई एक बंदा चला रहा हो, तो वो डिक्टेटरशिप हो जाता है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो ना, ये नोट्स की, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे बोलिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनिक पॉलिटिक्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब बेसिकली इसके अंदर हमें जो एथनिक पॉलिटिक्स होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, उसके बारे में बताना है। ठीक है? द नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स रीजन, होम टू हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब एंड एथनिक कम्युनिटीज। Ethnic politics in this region revolves around group demanding recognition, might be autonomy based on their distinct identity. A key characteristic is identity assertion, where communities like Naga, Mizos, or Bodos want to protect their language, culture, and traditions. अब बेसिकली इसके अंदर ना ये एथनिक पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, जो
लोकल मतलब किसी स्टेट के ट्राइब्स वगैरह, मतलब जो एक ट्राइब्स वगैरह मान लो या जनजातीय समूह होता है ना एक जगह का, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, असम वाला, बंगाल, ये सब हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, तो वहाँ पे देखना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, वो एक अलग ही डिमांड करती हैं। ये बेसिकली वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहाँ पे बनती हैं। अब देखो जैसे वेयर कम्युनिटीज़ लाइक नागा, मीज़ोस, बोडोस वांट टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड ट्रेडिशंस। अब ये अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, ट्रेडिशंस इन सभी को बचाने के लिए ये एथनिक पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनका रोल होता है। ठीक है? अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज़ द फियर ऑफ कल्चरल लॉस। अब अगला क्या है कि ये ना सोचता है कि कल्चरल लॉस हो सकता है। मैनी ग्रुप्स वरी दैट माइग्रेंट और अदर कम्युनिटीज विल आउटनंबर देम देन अफेक्टिंग देयर पॉलिटिकल वेज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। दिस फियर ऑफन लीड्स टू डिमांड ऑफ स्पेशल राइट एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन आउटसाइडर्स। अब ऐसा ना देखो यार, उत्तराखंड में भी होगा। उत्तराखंड में वो भू कानून का आपने देखा होगा, वो क्यों करते हैं? उन्हें लगता है कि जो बाहर के माइग्रेंट्स आएंगे ना, और उन्हें आउट नंबर करेंगे और उनके जो कल्चर्स हैं और जो भी प्रैक्टिसेस है ना, उसको वो लोग इफेक्ट करेंगे बहुत बुरी तरीके से। और ऐसा होता भी है, क्योंकि लोग कहते तो हैं कि पहाड़ों का जीवन देखना है, लेकिन पहाड़ों की जो वो बुरी दशा करके आते हैं ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल करके आते हैं। ठीक है? तो इसलिए भी मतलब जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, इनका रोल है। इंसर्जेंसी एंड militancy are important features. Many groups feel ignored by the center or oppressed by dominant groups have taken up arms, forming outfits like ULFA, United Liberation Front of Assam, or NSCN, National Socialist Council of Nagaland, to fight for independence or greater autonomy. अब बेसिकली देखो, कई बार ना इन्हें ऐसा लगता है कि जो सेंटर होता है और डोमिनेंट ग्रुप होते हैं ना, वो इनके जो राइट्स होते हैं ना, इन सबों के साथ गलत करते हैं। तो इसके लिए ना कई सारे ग्रुप्स भी बन रखे हैं, जैसे ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इनसे बचाने के लिए। मतलब ये जो भी इनके साथ इनजस्टिस हो या आप कुछ भी कहें, ऑपरेशन होता है ना, जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं, उनसे फाइट करने के लिए ये autonomous council created under the sixth schedule of constitution reflect another feature. These councils give self rule to tribals area but not fully satisfy demand, leading them to continued unrest. अब देखो, ये autonomous councils की भी मांग करते हैं। ये मतलब जो सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना था, ठीक है? और ये एक अनदर, मतलब एक फीचर्स को रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो काउंसिल्स होते हैं ना, ये खुद रूल करते हैं ये ट्राइबल एरियाज पे, पर पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते। ठीक है? सेटिस्फाई डिमांड्स, लीडिंग टू कंटिन्यू अनरेस्ट, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है। The region also suffers from economic backward or poor infrastructure. Ethnic group believed they have neglected by the center, which fuels resentment and strengthen ethnic based mobilization. अब देखो, इकोनॉमिक बैकवर्ड भी आता है। अब ये जो एथनिक्स ग्रुप होते हैं ना, इन्हें लगता है कि ये जो सेंटर है ना, ये इनके जो नीड्स होता है और इनकी जो मतलब डिमांड्स होती है, इनको फुलफिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि मतलब ये थोड़ा पीछे जाते जा रहे हैं, तो इसीलिए इनका फॉर्मेशन होता है। फर्दर माइग्रेशन इश्यूज लाइक इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश हैव डीपेंड एथनिक पॉलिटिक्स इन स्टेट्स लाइक असम, कॉजिंग मूवमेंट लाइक द असम एगिटेशंस। जो देखो, असम के अंदर ना इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए थे। असम जो बांग्लादेश था उसके आसपास के एरिया के ना, असम के अंदर वो चले गए थे, घुसपैठिए थे, बेसिकली इलीगल तरीके से गए थे। अब इससे क्या होता है कि ना, जब देखो दूसरे लोग जाते हैं ना, तो उनके कल्चर का मतलब और जो भी उनका सोशल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, उनका नाश होना शुरू हो जाता है, और ये लोग किसी दूसरे की ना आवाजाही पसंद नहीं करते। तो इसकी वजह से असम एटिगेशन हुआ था, जिसके अंदर ना काफ़ी दिनों तक स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखा गया था, और बहुत ही बड़ा ये एक प्रोटेस्ट था बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। लास्टली, इंटर एथनिक राइवलरीज अमंग ट्राइब्स ओवर रिसोर्स लैंड्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मेड द पॉलिटिक्स इवन मोर कॉम्प्लेक्स। और ये देखो, कुछ ना जो इनके भी तो ग्रुप्स होते हैं यार, जरूरी थोड़े थे एक ही ट्राइब होते हैं, काफी सारे ट्राइब्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के अंदर, तो इनके बीच भी जो पार्टीज बनती हैं, इनके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो ये पॉलिटिक्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। In summary, ethnic politics in North India is shaped by the desire to preserve identity, economic neglect, migration fears, and historical grievance. Peace can only come through dialogue, development, and
रिस्पेक्टिंग द यूनिक कल्चर्स ऑफ द रीजन। अब बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर ना ये अपने कल्चर और मतलब अपने रिलीजन्स, इन सबों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पार्टीज को फॉर्म करते हैं। बट पीस तभी बन सकता है क्योंकि देखो इससे ना कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वाद विवाद होंगे। तो ये विवाद तभी हट सकते हैं जब अच्छे से बात हो और डेवलपमेंट के लिए सब मिलजुल के काम करें। चलिए, डिस्कस द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया। अब बेसिकली ना इसके अंदर जो ट्राइब्स कम्युनिटी है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बताना है। और ये क्वेश्चन 2023 में भी आया, 2024 में क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बहुत शायद चेंज हुआ होगा, तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को लिखा है कि जिससे आप समझ जाएं। तो देखो, ट्राइब्स इन इंडिया ऑल्सो कॉल्ड आदिवासीज। और हमारे शायद देश के अंदर ना 700 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं, ठीक है। 700 जहाँ तक मुझे पता है, नॉट श्योर विद द नंबर्स, ठीक है। Tribes in India, also called Adivasis, are spread across different part of the country but are concentrated in some regions in central India. States like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha and Jharkhand have the largest tribal population. Major tribes here include Gond, Santals, Ogans and Mundas. तो बेसिकली ये जो ट्राइब्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। और जो सेंट्रल इंडिया है ना, अरे यार देखो, इसको अच्छे से याद रखने के लिए ना आपको ये सब याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ट्राइब्स कहाँ होते हैं? जहाँ जंगल ज्यादा होते हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्राइब्स हैं। अंडमान निकोबार भी है, ऐसी बात नहीं है, बट वहाँ पे कम मात्रा में है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज अ ट्राइबल मेजोरिटी। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश आर एंटायरली और मोस्टली ट्राइबल्स। ट्राइब्स here include नागाज, मिजोस, खासीस, गारोस एंड अप्तानीज, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के ये कुछ ट्राइब्स हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट बेसिकली यार देखो, जहाँ ये अपना सबसे पहले सूरज उगता है ना, नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, आई एम सॉरी, जो ईस्ट और नॉर्थ का रीजन होता है, मतलब ये थोड़ा बहुत जो बिहार से टच होता है हमारा रीजन, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला ईस्ट की तरफ का, इधर में मेजोरिटी ऑफ ट्राइब्स रहते हैं। और ये कुछ ट्राइब्स के नाम है। वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली राजस्थान एंड गुजरात। अब देखो यार, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बेसिकली जो हमारे डायरेक्शंस है उनके बीच के अंदर और सेंटर के बीच के अंदर जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है ट्राइब्स का, उसके बारे में दर्शाना है। ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में आपको बता चुका हूँ कि जो ईस्ट वाला रीजन होता है ना, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये थोड़ा बहुत ना इधर नॉर्थ के साइड में आ जाते हैं। कुछ इसके अंदर के जो स्टेट्स हैं, मिजोरम वगैरह, है ना। और यहाँ पे सबसे ज्यादा रहते हैं। और वेस्ट के अंदर राजस्थान और गुजरात है, जहाँ पे भीलीज, गरासीज एंड मीनास कुछ ट्राइब कम्युनिटीज रहती है। दे मोस्टली लिव इन हिली और डेजर्ट एरिया, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के अंदर ये डेजर्ट एरियाज हैं और थोड़े बहुत हिली एरियाज भी हैं। इन द साउथर्न इंडिया, ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड इन फॉरेस्टेड रीजन्स लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। नोटेबल ट्राइब्स इंक्लूड टोडास ऑफ द नीलगिरीज, कोयास, चेंचूस एंड सोलिगस, ठीक है। और इन द हिमालयन रीजन, ट्राइब्स लाइक भोटियाज एंड थारूस लिव इन उत्तराखंड। लेपचास, भूटियाज एंड शेरपास live in Sikkim and Monpas. Sherdukpens live in Arunachal Pradesh. Small groups of tribe are also present in Andaman and Nicobar Island. अब बेसिकली यहाँ के ट्राइब बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं यार, कोई बाहर के लोग जाते हैं मार देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ग्रेट अंडमानीज, ओंगे और सेंटियालसिस एंड लक्षद्वीप एग्जाम्पल, Amini Divi peoples. Most tribes live in hilly forested or remote area, which has helped and preserved unique language and customs, but also led to poverty, lack of education, and health development. Despite being about 8% of India population, tribals areas lag behind in development. अब देखो, ये ट्राइबल्स को क्या है कि जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं ना, ये अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट पसंद भी नहीं करते ये लोग। और इसकी वजह से पॉवर्टी, ठीक है, और हेल्थ इश्यूज का अभी भी सामना करते हैं। बिकॉज जैसे जैसे ये दुनिया डेवलप तो होती जा रही है ना, वैसे वैसे ये हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये लोग देखो, लैक ऑफ एजुकेशन होते हैं, तो इसीलिए अपने रूट से जुड़े रहना चाहते हैं और बाहरी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। इसकी वजह से ये डेवलपमेंट के मामले में पीछे रह जाता है। अंडरस्टैंडिंग वेयर ट्राइब लिव इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लानिंग स्कीम्स लाइक PESA एक्ट, ट्राइबल सब प्लान एंड रिकॉग्निशन द नीड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब बेसिकली ना हमें इनके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर ही पॉलिटिकल के ऊपर है।
पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो जब तक आप समझोगे नहीं डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, तो पॉलिसी कैसे क्रिएट करोगे? अब कहाँ कहीं पे मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स है, तो आपको ऐसी पॉलिसीज़ को भी लागू करना होगा ना, जो उन ट्राइब्स के मतलब डेवलपमेंट के लिए वर्क करे। फॉर एग्जांपल पीएसए एक्ट और ट्राइबल सब प्लान, ठीक है? ये 2 प्लानिंग स्कीम्स के नाम हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर सब रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट इन इंडिया। सब रीजनल ऑटोनॉमी movement are those peoples in a particular area within the state demands greater self, a separate state or special right many factor derive these movement। अब बेसिकली ये देखो सब रीजनल ऑटोनॉमी क्या होता है कि किसी स्टेट के अंदर ना कोई स्पेसिफिक मतलब जो जगह होती है, ठीक है, या कुछ पीपल्स ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो स्पेशल राइट या सेपरेट स्टेट की मांग करते हैं, स्टेट विद इन द स्टेट, ठीक है? एक स्टेट के अंदर ही वो एक दूसरे स्टेट की मांग करते हैं और स्पेशल राइट्स की। और इसके ना बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो बेसिकली इसी को कहा जाता है सब रीजनल ऑटोनॉमी मूवमेंट। One factor is cultural and linguistic differences. Community with distinct identities feel alienated within a larger state where another culture dominates. For example, Gorkha demanding Gorkha land in वेस्ट बंगाल। अब देखिए जैसे वेस्ट बंगाल है ना, इसके अंदर ये जो गोरखाज रहते हैं, तो गोरखाज इतने ज्यादा आप लोगों को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि वो रहते हैं। ये तो मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाने से पहले, ठीक है? और वहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो किनकी है? जो बंगाली हैं। तो अब उन इस हिसाब से इन्हें क्या लगता है कि हमारा जो लैंग्वेज है और जो कल्चर है ना, उसकी मतलब उसको बचाने के लिए वो डिमांड करते हैं कि हमें भी एक अलग स्टेट या स्पेशल पावर्स दी जाए। इसी को कहा जाता है सब रीजनल ऑटोनॉमी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। इकोनॉमिक नेग्लेक्ट इज वन अनदर रीजन where a region feels ignored in terms of road, jobs, or injustice compared to richer part of the state, people start demanding separate administration to control resources। अब देखो इकोनॉमिक के मामले, इकोनॉमिक नेग्लेक्शन हो उनके साथ, मतलब देखो जैसे एक रीजन है वहाँ पे रोड्स हैं, जॉब्स हैं, इंडस्ट्रीज वो कम है कंपेयर टू द रिचर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। अब जैसे मानो कि अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, मानो बिहार है, बिहार के अंदर ना पटना वाला जो रीजन है, वहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन जो पिछड़े रीजन्स है ना बिहार के अंदर भी, जो यहाँ कोसी नदी के आसपास पड़ते हैं, जहाँ पे आप देखते हो बाढ़ आ जाती है ना, तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। तो ऐसे जगह पे भी इकोनॉमिक नेग्लेक्ट देखा जाता है, तो यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं। बट यहाँ देखो बिहार में होता नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया इकोनॉमिक नेग्लेक्ट क्यों इसका एक रीजन है। अब वहाँ के जो ऐसे लोग होंगे जिनके साथ मतलब उनके पास रोजगार नहीं होगा, अच्छी सड़कें नहीं होंगी, वो तो कहेंगे ना कि सिर्फ डेवलपमेंट आपने पटना के लोगों के लिए किया, बट आपने हमारे लिए नहीं किया। तो इस तरीके से इकोनॉमिक नेग्लेक्ट एक रीजन होता है। पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इफ लीडर फ्रॉम अ रीजन आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस इन द स्टेट or their voices are unheard, it lead to anger and mobilization for autonomy। अब देखो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन क्या होता है कि मानो किसी से एक स्टेट, मतलब जैसे बंगाली मान लो, वहां पे बंगाल के ही मेजोरिटी लीडर्स होंगे, गोरखा के नहीं होंगे। तो गोरखा लोग तो मांग करेंगे ना कि हमारा भी कोई लीडर होना चाहिए, तो इसी के लिए ये सब रीजनल ऑटोनॉमी का वो आता है, मतलब सिचुएशन आ जाती है। जियोग्राफिकल आइसोलेशंस लाइक हिली और फॉरेस्टेड रीजन्स विद पुअर कनेक्टिविटी क्रिएट अ सेंस ऑफ सेपरेशन एंड डिजायर फॉर अ लोकल कंट्रोल। अब देखो अच्छी तरीके से कोई स्टेट एक रूल करती है, मतलब गवर्नमेंट रूल करती है, बट वो कुछ एक स्पेसिफिक रीजन्स के अंदर कनेक्टिविटी और बेसिक नीड्स को ना अवेलेबल करवाए ना, तो भी लोकल उसके ऊपर कंट्रोल मांगते हैं कि हमें भी अपने ऊपर मतलब हम अपने लिए कुछ करने दीजिए। Sometimes migration and demographic changes make local communities feel threatened by outsider taking job or altering the culture, adding demand for autonomy। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो असम वाला मूवमेंट भी तो इसीलिए हुआ था ना, कि जो माइग्रेंट्स आए थे, ठीक है? तो उसी तरह उन्हें लगता है कि आउटसाइडर्स आके जॉब वगैरह ये सब ले लेंगे, तो इसीलिए इसी तरीके से ऑटोनॉमी की मांग की जाती है। फाइनली इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल लीडर हु वांट पावर कैन इग्नाइट मूवमेंट बाय कन्विंसिंग पीपल दैट ऑटोनॉमी विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और जो लोग होते हैं ना, थोड़े बहुत लीडर्स भी लोकल इन्फ्लुएंस आता है उनके ऊपर, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऑटोनॉमी से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
इसके बाद टुगेदर दीज फैक्टर्स मेक पीपल बिलीव ऑटोनॉमी इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी एंड इम्प्रूव देयर लाइव्स। अब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें लगता है कि अगर हमारे हित की कोई रक्षा नहीं करेगा तो हम एक अलग स्टेट की मांग करेंगे अपने ही स्टेट के अंदर, जिससे हमारी जो आइडेंटिटी है वो बची रहे। अब ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आई होप वीडियो ज्यादा लंबी ना हो गई हो और आप लोग को समझ आता गया हो अभी तक सब कुछ। ठीक है, और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है यार, आप लोग समझ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस रीसेंट डेवलपमेंट इन द सेंट्रल स्टेट फाइनेंसेस रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब बेसिकली जीएसटी के बारे में बताना है यार। जीएसटी आप लोगों ने पढ़ा होगा 2017 में लागू हुई थी जुलाई के अंदर। तो चलिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इंट्रोड्यूस इन जुलाई 2017 in India, biggest tax reform. It changed how the central and state collect and share taxes. Before GST, state had their own taxes like VAT and sales tax, and the central had excise, service tax, etc. This created confusion and disputes over who could tax what. अब बेसिकली जीएसटी यार देखो लागू क्यों गई थी, यूनिफाइड करना था टैक्स सिस्टम को। पहले क्या होता था, सेंटर अलग टैक्स लेता था अपना और स्टेट अलग लेता था। स्टेट के अंदर वैट, वैल्यू एडेड टैक्स होते थे, सेल्स टैक्स होते थे, और सेंटर के अंदर सर्विस टैक्स वगैरह आते थे। तो इससे ना एक कंफ्यूजन हुआ और डिस्प्यूट हुआ कि कौन सा टैक्स किसको कलेक्ट करना है। तो जीएसटी में क्या हुआ कि सब कंबाइंड हो गया। जीएसटी कंबाइंड मोस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू वन, सिंप्लीफाइंग द सिस्टम। अब देखो, जीएसटी ने कंबाइन किया। नाउ बोथ स्टेट एंड जो सेंटर होता है कलेक्ट जीएसटी टुगेदर। एक होती है सीजीएसटी। अब जीएसटी के अंदर भी दो होता है, सीजीएसटी जो सेंट्रल की होती है और एसजीएसटी जो स्टेट की होती है। ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है, जो मतलब क्या कहते हैं, व्यापार के ऊपर आती है। ठीक है, इंटर स्टेट सेल्स के अंदर, जो इंटर स्टेट में होता है, राज्य के अंदर ही होता है। अ मेजर डेवलपमेंट इन द जीएसटी काउंसिल, अ बॉडी विथ यूनियन एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, डिक्लाइनिंग जीएसटी रेट्स, एग्जेम्पशंस एंड रूल। इट शोज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वेयर स्टेट हैव अ वॉइस। अब देखो, इसके लिए ना जीएसटी को कंट्रोल करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जिसके अंदर ना जो मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, देखो स्टेट के पास भी अपना वित्त मंत्री होता है ना, स्टेट का वित्त मंत्री, और जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो सेंटर के, ये लोग इसके अंदर वर्क भी करते हैं। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल इसे रेगुलेट करता है। इससे क्या होता है कि जो फेडरलिज्म होता है ना, संघीय व्यवस्था, वो लागू रहती है इसके अंदर, और स्टेट को भी लगता है कि उनका भी इसके अंदर मतलब कोई रोल है, उनकी भी एक वो है, क्या कहते हैं, हाँ रोल है बेसिकली। To ensure state did not lose revenue after giving up their taxes, the central promised compensation for 5 years, 2017 से 2022 तक का, paying state if GST collects feels short of accepted 14% annual growth. This compensation help build trust. अब देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, इसको ना एक डर भी था कि क्या होगा कि अगर जैसे हमें टैक्स ही ना आने लगे और या हमने अपना रेवेन्यू लॉस कर दिया, तो सेंटर गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें प्रॉमिस करती है कि 5 साल तक हम आपको कंपनसेशन देंगे अगर जो जीएसटी कलेक्ट होता है ना वो 14% के एनुअल ग्रोथ से कम हो। ठीक है, अगर 14 से कम है ना, तो स्टेट उसके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको कंपनसेट करेगी उतने तक लाने के लिए। However, during COVID-19, the economy slowed, GST collects dropped, and the center delayed compensation payment. This lead to friction between state and center. अब COVID-19 क्राइसिस के बीच में क्या हुआ कि जीएसटी का कलेक्शन ड्रॉप हुआ, और जो सेंटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना, इसने तो कंपनसेशन का वादा किया था, तो कंपनसेशन पेमेंट डिले भी हुई, क्योंकि यार कलेक्शन ही तो वो भी कहाँ से देगी। तो इसकी वजह से स्टेट और सेंट्रल के बीच के अंदर विवाद, कॉन्फ्लिक्ट आए। द सेंटर एंड स्टेट हैव आल्सो डिसएग्रीड on GST rates for items like fuel, liquor और COVID-19 related equipments। अब देखिए, जो सेंट्रल और स्टेट थी ना, उसने जीएसटी को मना किया। जैसे फ्यूल रिलेटेड आइटम्स थे, लिकर था, और कोविड-19 रिलेटेड इक्विपमेंट। दिस इशू शोज चैलेंजेस इन फेडरल फाइनेंस इवन विद जीएसटीज। ठीक है, अब जीएसटी होने के बावजूद भी ना इसके अंदर जो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आए थे, चैलेंजेस आए थे। डिस्पाइट disputes, GST has streamlined the tax system and increased transparency. Regular GST Council meeting have set an example of cooperation through disagreement. Remind us that central state finance relations need continuous dialogues. अब देखो,
डिस्प्यूट्स के बावजूद भी जो जीएसटी है ना, इसने टैक्स सिस्टम को बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है और रेगुलर जीएसटी काउंसिल्स मीटिंग्स भी एक कॉरपोरेशन का एग्जाम्पल है। इससे क्या होता है कि अच्छे तरीके से जो स्टेट और सेंट्रल होता है ये मिलके काम करता है और रेवेन्यूज को जनरेट करता है और ओवरऑल स्टेट का मतलब कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलिए दोस्तों।